नमस्कार, स्वागत है सभी का डायमंड अकेडमी में। हम अपनी आज रेलवे एग्जाम्स की बायोलॉजी की क्लास नंबर 4 लेंगे। इसमें हम पिछली क्लास में जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसका पादप वर्गीकरण का उसके क्वेश्चन लगाएंगे और उसके अलावा आज पादप का टॉपिक भी खत्म कर देंगे। तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पादप जगत के अधिकांश जीव कैसे होते हैं? पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पादप जगत के अधिकांश जीव स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट, थैलीफाइटा में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? जड़, तना, पत्ती, जड़ और फूल, तना और बीज, केवल जड़। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जड़, तना और पत्ती अनुपस्थित होता है थैलीफाइटा में। नेक्स्ट, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा, थैलीफाइटा, टेरिडोफाइटा या अमृतबीजी को? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों जल में और जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, इसलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर, कौन सा पौधा बीज रहित है लेकिन संवाही ऊतक उपस्थित होते हैं? इनमें से देखना है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी या फंगई। इसका आंसर टेरिडोफाइटा है, जिनमें संवहन ऊतक होते हैं लेकिन बीज रहित होते हैं ये पौधे। ब्रायोफाइटा उभयचर है। एल्गी और फंगई तो एल्गी तो शैवाल है, फंगई अलग जगत है। नेक्स्ट, अनावृत बीजी पौधे का मुख्य लक्षण है, देखना है इनमें से, अनावृत बीजी पौधों का मुख्य लक्षण क्या है देखना है। बीज फल में बंद रहता है, बीज का निर्माण नहीं होता, बीज फल में बंद नहीं रहता, फूल नहीं होते। इसका उत्तर सी है, बीज फल में बंद नहीं रहता और इसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, जैसे कि आम के फल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म इसे कहते हैं? तो साइकस को कहते हैं या पाइनस को कहते हैं या लाइकोपोडियम को कहते हैं या इक्वीसीटम को कहते हैं? किसको कहते हैं जीवित जीवाश्म? तो इसका आंसर साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। चलते हैं, द्विनाम पद्धति में पौधों को नाम देने का कौन से दो शब्दों का उपयोग किया जाता है द्विनाम पद्धति में? तो इसमें भी वही जंतु वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है, वंश और जाति का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ब्रायोफाइटा में प्रमुख स्वतंत्र पौधा कौन सा होता है? तो बीजाणुधानी या गैमीटम्फाइट या स्पोरोफाइट या फूल? इसका आंसर गैमीटाफाइट होते हैं, जो कि स्वतंत्र पौधे होते हैं ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट चलते हैं, फर्न किस समूह में आते हैं? तो थैलीफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइटा में या जिम्नोस्पर्म में आते हैं। फर्म टेरिडोफाइटा में आते हैं फर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आवृतबीजियों में कौन सी अद्वितीय प्रकृति होती है? एक निषेचन होता है इनमें, दोहरा निषेचन होता है, परागण होता है या बीजाणु निर्माण होता है? तो इसका आंसर इनों में
दोहरा निषेचन पाया जाता है आवृतबीजियों में। चलते हैं नेक्स्ट। पाइनस इस समूह में आता है, आवृतबीजी में आता है, अनावृतबीजी में आता है, या ब्रायोफाइटा में आता है, फंगाई में आता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनावृतबीजी में पाइनस आता है। नेक्स्ट। जल में रहने वाले पौधे कहलाते हैं, इसमें जल में रहने वाले पौधे कहलाते हैं, तो इसमें हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मेल से जल बनता है। जल को इसलिए हाइड्रोजन भी कहते हैं। इस प्रकार से जल में रहने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और जीरोफाइट्स जो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनको अपन जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणुओं में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में से पूछा गया है, तो इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, सूत्र कणिका या साइटोप्लाज्म। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सूत्र कणिकाएं जीवाणुओं में उपस्थित नहीं होती हैं। नेक्स्ट। यूलोथ्रेक्स का शरीर होता है, इस प्रकार का यूलोथ्रेक्स का शरीर होता है, देखना है तो गोलाकार होता है, तंतुमय होता है, या दंडाकार होता है, पर्णाकार होता है, या फिलामेंटियस होता है। तो इसका आंसर फिलामेंटियस ही यूलोथ्रेक्स का शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से पौधे में द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं? तो लाइकोपोडियम में, या साइकस में, या इक्वीसीटम में, या पाइनस में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसमें द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं, लाइकोपोडियम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है, कौन सा है? तो राइजोबियम है, या अजोस्पाइरिलम है, या क्लोस्ट्रीडियम है, या नाइट्रोसोमोनस है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अजोस्पाइरिलम है, जो मुक्त रूप से जीव पाया जाता है, यह सहजीवी संबंध नहीं रखता। जैसे कि राइजोबियम भी मृदा की उर्वरकता बढ़ाता है, लेकिन यह दलहनी पौधों के साथ जड़ों में सहजीविता का संबंध रहता है, मुक्त नहीं रहता। इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। और क्लोस्ट्रीडियम भी एक अवायवीय जीवाणु है, जो मुख्य रूप से मृदा में भी रहता है और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। और नाइट्रोसोमोनस भी एक नाइट्रीफाइंग जीवाणु है, यह भी नाइट्रीफाइंग जीवाणु है, जो अमोनिया NH3 अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, लेकिन यह भी मुक्त रूप से नहीं रहता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह भी नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे की वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, या ऑर्डर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक है, स्पीसीज है, पौधे की वर्गीकरण प्रणाली में सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लीमाइडोनोमस में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? तो इसका देख लेते हैं। स्टार्च के रूप में, ग्लूकोजन के रूप में, तेल के रूप में, या प्रोटीन के रूप में। तो इसमें स्टार्च के रूप में क्लेमाइडोनोस
मोनास में, क्लेमाइडोनोमास में स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह होता है। नेक्स्ट की ओर, एक बीजपत्री पौधे के पुष्प भाग समानता होते हैं। 3 के गुणक होते हैं, 4 के गुणक होते हैं, 5 के गुणक में होते हैं या 7 के गुणक में होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 के गुणक में एक बीजपत्री पौधे के पुष्प भाग होते हैं और द्विबीजपत्री पौधे के पुष्प भाग 4 या 5 के गुणक में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 20वां, सिकोया की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिकोया की ऊंचाई 120 मीटर तक हो सकती है। आज का टॉपिक पादप आकार की, जिसमें पौधे की संरचना का अध्ययन करेंगे। पादप आकार की पौधे की बाहरी संरचना और आकार के अध्ययन से संबंधित है। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प की संरचना, विकास और कार्यों के समझने में मदद करती है। जड़ पौधों का आधार है। जड़ों की विशेषताएं, बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें देख रहे हैं यहाँ पर, बीज के मूलांकुर से विकसित हो रही हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, भूमि के नीचे की ओर वृद्धि करती हैं और प्रकाश से दूर जाती हैं। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती हैं, अर्थात प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की ओर नीचे की ओर जमीन में जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। मूल गोप द्वारा सुरक्षित होती हैं। एक मूल गोप होता है ऊपर, इसके द्वारा सुरक्षित होती हैं। एक कोशिकीय रोम युक्त होती हैं जड़ें। ये रोम हैं जो सभी एक कोशिकीय होते हैं। जड़ों के मुख्य कार्य देख लेंगे। पौधों में भूमि में स्थिर रखना, पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं जड़ें, जिसके कारण यांत्रिक सहारा मिलता है पौधों को खड़े रहने में। दूसरा, जल और खनिज लवणों को अवशोषण करती हैं, जो पौधे को सप्लाई की जाती है। पोषक तत्वों का संवहन भी जड़ों के द्वारा किया जाता है। जो भूमि में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो एक पादप को जरूरत है विकसित होने के लिए, उन सभी पोषक तत्वों का संवहन जड़ों के द्वारा होता है। भोज पदार्थों का संग्रह भी जड़ें करती हैं। चलते हैं आगे। जड़ के प्रकार और रूपांतरण। जड़ अलग अलग प्रकार की होती हैं और जड़ों का रूपांतरण भी हो जाता है। मूसला जड़ होती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है मूसला जड़, और मुख्य जड़ से द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं निकलती हैं। रूपांतरण, जैसे कि तरकु रूपी होती है, पुली में रूपांतरण हो जाता है, और शंकु रूपी रूपांतरण जड़ का गाजल में हो जाता है, और कुंभी रूपी रूपांतरण शलजम में हो जाता है। यह याद रखने योग्य है कि मूली, गाजर और शलजम ये सभी जड़ें हैं। यह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और रेशेदार जड़ें देख लेते हैं। एक पत्री बीजी पौधों में पाई जाती हैं रेशेदार जड़ें। मूलांकुर नष्ट हो जाता है, और उपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। इसमें मूलांकुर जो से जड़ निकलती हैं वो मूल रूप से नष्ट हो जाता है, और उपस्थानिक उसी स्थान से अन्य जड़ें निकलती हैं। इनका रूपांतरण भी होता है। देखते हैं, कंदिल जो कि शकरकंद में होती है, और पुलिकत जो कि डहलिया की में होती है, और स्तंभ मूल जो कि बरगद में होती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तना पौधे का आरोही भाग है, अर्थात ऊपरी भाग है पौधे का।
जड़ के ऊपर तना होता है। तना पौधे का वह भाग है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है या प्राकुर से विकसित होता है, प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल धारण करता है। तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है लेकिन धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है, अर्थात प्रकाश की ओर बढ़ता है। देखते हैं, जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं तो ये प्रकाश ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती हैं जड़ें, और तना ऊपर की ओर बढ़ता है, इसी वजह से इसको धनात्मक प्रकाश अनुवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार देख लेंगे। भूमिगत तना भी होते हैं और वायवीय तना और वायवीय तना। भूमिगत तनों के एग्जाम्पल प्रकंद में जैसे कि हल्दी और अदरक, ये तना है, को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है हल्दी जड़ है या तना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो है हल्दी और अदरक तना है। और स्तंभ कंद जो कि आलू है, सल्क कंद प्याज है, लहसुन दोनों ही सल्क कंद है, और धनकंद कलाचू है। इन सभी को याद रखें आप, ज़्यादा इसमें याद रखने योग्य नहीं है। इसमें याद रखने योग्य है कि हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन और कलाचू, कचालू, ये सभी भूमिगत तने हैं, अर्थात तने पार्ट है ये। अर्धवावीय तने उपपरी भूमि स्तरीय होते हैं, जैसे दूब घास में होते हैं। देखते हैं, घास में तने होते हैं, घास फैली होती है और वहाँ पर ऐसे एक मेन जड़ होती है और यहाँ छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो जमीन में जाती हैं और ये तना से ही जाती हैं। और भूस्तरी अरई में होती है, ओरई, और भू स्तरिका जो कि जलकुंभी में होती है, और अंतः भूस्तरी जो कि गुलदाउदी में होता है, गुलदाउदी में अंतः भूस्तरी होता है। और वायवीय तना देख लेते हैं। कंटक स्तंभ जो कि नींबू में होते हैं, कंटक अर्थात कांटे युक्त होते हैं स्तंभ इसमें। स्तंभ प्रतान अंगूर में होते हैं, स्तंभ प्रतान। पर्णकाय स्तंभ, ये सभी तने के रूप है जो कि नागफड़ी में पर्णकाय अर्थात पत्तियों के समान दिखने वाले तने होते हैं और इन्हों में कांटक से युक्त होते हैं, जबकि अंगूर में स्तंभ प्रतान होता है। और कर्णाभ पर्व जो कि शतावर में होते हैं, है ना, कर्णाभ पर्व। नेक्स्ट पत्ती के बारे में। पत्ती प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। पत्ती के भाग पत्रधार, पत्ती का आधारीय भाग जो तने से जुड़े होता है, यह है जो तने से यहाँ से जुड़ा होगा, यह पत्रधार है। और पत्रवृंत लंबा डंठल जो पत्ती को प्रकाश की ओर उठाए रखता है, यह देख सकते हैं, यह लंबा डंठल यह पत्रवृंत है। और पत्र फलक देख लेंगे, हरा चपटा और फैला हुआ भाग जिसे मध्य सिरा और पतली सिरा होती है, इसमें मध्य सिरा होती है और पतली सिरा होती है, ये भाग ये सभी ये सिराएं, पतली सिराएं और ये मध्य सिरा और ये हरा चपटा फैला हुआ भाग, ये सभी पत्र फलक है। पत्ती के प्रकार सरल पत्ती होती है, फलक का कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता। और संयुक्त पत्ती फलक कई छोटी छोटी खंडों में विभक्त होता है, इसमें देख रहे हैं फलक छोटे छोटे खंडों में विभक्त है और इसमें फलक का कटाव है मध्य सिरे तक
नहीं पहुंचता तरल पत्ती में। नेक्स्ट, पत्ती के कार और रूपांतरण भी हो जाता है पत्तियों का परिस्थितियों के अनुसार। यह देख लें। पहले पत्ती का कार्य है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन करती हैं पत्तियां। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती हैं जो जल संतुलन बनाए रखती हैं। अर्थात जब गर्मियों के दिनों में पत्ती झड़ जाती हैं जिससे पौधे में अधिक गर्म जलवायु में गर्म ऋतु में पौधे अपने पत्ती झाड़ देते हैं जिससे उससे बाष्पोत्सर्जन न हो सके और बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधा अपना तापमान स्थिर बनाए रखता है। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही। नेक्स्ट, सुरक्षा भी प्रदान करती है पत्ती। कंटकों में रूपांतरित होकर पशु और पक्षियों के पौधे की रक्षा भी करती हैं। पत्ती बनती हैं जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि नागफनी है और बहुत सारे पौधों में होता है ऐसा। विशेष रूपांतरण कंटक जैसे नामपानी में पत्ती कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पर्ण प्रतान जो पत्ती है प्रतान बन जाती है। तना का एक एक्सटेंडेड भाग बन जाती है प्रतान, जो मटर में बनता है। और घटपर्णी जिसमें कीट पक्षी पौधे होते हैं। कीट पक्षी पौधों को भक्षण करने की इनमें एक खोलनामा संरचना बन जाती है। इस प्रकार से एक पात्र ऊपर से एक ढक्कन की तरह एक पत्ती बन जाती है जो खुली रहती है और जब कीट कोई आकर्षित होता है तो यह बंद हो जाती है और इसके द्वारा पत्ती के द्वारा पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को कीटों के द्वारा पूरा करता है। और ब्लेड रवर्ट क्यूट्रिकुलेरिया में ब्लेड के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं पत्तियां। नेक्स्ट, पुष्प का प्रजनन अंग देख लें। पुष्प एक रूपांतरित रो है जो प्रजनन का कार्य करता है। पुष्प का मेन कार्य प्रजनन में भाग लेना है। जी यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। एटोनॉमिक डायग्राम ऑफ फ्लावर्स। यह चार भागों से बना होता है पुष्प। पहले दलपुंज होते हैं जे बादलपुंज। हरे बादलपुंज जो कली की सुरक्षा करते हैं। ये हरे बादलपुंज कली की सुरक्षा करते हैं जो पुष्पी होती हैं। फिर दलपुंज होते हैं रंगीन दल जो कीटों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहे अन्य प्रकार के अन्य अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार के रंगीन दलपुंज पाए जाते हैं जो कीटों को आकर्षित करते हैं। और उमंग या नरंग है जो पुंकेसर जिसमें परागण बनते हैं। उमंग में पुंकेसर होता है जिसमें परागण बनते हैं। और जायांग जो मादा अंग है पुष्प का, जहाँ अंडप जिसमें बीजाणु होते हैं या उसमें अंडप होता है जायांग में जिसमें बीजांड होते हैं और परागण के द्वारा ये परागकण बीजांड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से इनमें निषेचन होता है। नेक्स्ट, परागण और निषेचन देख लेंगे। परागण के प्रकार, स्वपरागण भी हो जाता है। एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पुष्प के अन्य उसी पौधे दोस्तों एक बार और। एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण देख ले। एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो उसमें अपन परपरागण बोल लेते हैं।
पर परागण के भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। वायु वायु द्वारा उड़कर परागकण पहुंच जाते हैं एक पुष्प से दूसरे में। दूसरा कीटों द्वारा, जब एक कीट एक पुष्प पर बैठते हैं तो उसके परागकण उसमें उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे में बैठता है तो उसमें पहुंच जाते हैं। और जल के द्वारा भी, वर्षा के द्वारा भी परागण हो जाता है, और पक्षियों के द्वारा भी परागण हो जाता है। पर परागण के 4 तरीके हैं। निषेचन, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके भ्रूणकोश तक पहुंचती है। एक पराग नली होती है जो यहाँ से निकलती हुई बीजांड तक पहुंचती है, भ्रूणकोश तक पहुंचती है। जब नर युग्मक अंडका कोशिका से संयोजित करता है, जब यहाँ से परागकण यहाँ नीचे जाता है, अंडका कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। और निषेचित अंड युग्मनज बनता है, जिससे ही नए बीजों का निर्माण होता है और फल बनते हैं और नए पौधे आगे विकसित होते हैं इन्हीं बीजों से। आगे फल का निर्माण और प्रकार। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। फल भित्ति 3 स्तरों में विभाजित होती है। वह फल भित्ति होती है, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। सरल फलों के निर्माण के तरीके हैं। सरल फल, पुंज फल और संग्रंथित फल। सरल फल में क्या होता है देखेंगे, एक अंडाशय से एक फल बनता है। सरल फल में एक अंडाशय से एक ही बनता है, जैसे कि आम, अमरूद, केला, नारियल, टमाटर में सभी में सरल फल बनते हैं, जिसमें एक अंडाशय से एक ही फल बनता है। फिर देखते हैं दूसरा पुंज फल। एक पुष्प के कई अंडाशयों से, मतलब एक ही पुष्प में एक से अधिक अंडाशय होते हैं। उन अंडाशयों से अलग अलग फल बनते हैं बहुत सारे, जैसे उदाहरण शरीफा है, स्ट्रॉबेरी है और रसभरी है। ये सभी फल पुंज फल हैं। इसमें एक ही पुष्प के कई अंडाशयों से अलग अलग प्रकार के फल बहुत सारे बनते हैं। और संग्रंथित फल भी देखते हैं। संपूर्ण पुष्प क्रम में एक फल बनता है। इसके संपूर्ण पुष्प क्रम में मात्र एक ही फल बनता है, जैसे उदाहरण अनानास, सहतूत और कटहल और अंजीर। अनानास, सहतूत, कटहल, अंजीर, ये चारों संपूर्ण पुष्प क्रम में एक फल ही बनता है। अर्थात बहुत सारे पुष्प के पूरे टाइप पीरियड में एक ही बनता है, फिर नेक्स्ट में ही नेक्स्ट बनेगा। पादप ऊतक देखते हैं, संरचना उनकी कार्य किस प्रकार से। पादप ऊतक की समान उत्पत्ति और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यह पादपों और प्राणियों सभी में लागू होता है। ऊतक का अध्ययन औतकी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये भी विशेष तत्व है। ऊतकों के अध्ययन को अपन हिस्टोलॉजी बोलते हैं, यह भी याद रखें। ऊतकों के प्रकार दिए गए हैं। पौधों के विभाज्योतिकी ऊतक होते हैं और सरल स्थायी ऊतक होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। विभाज्योतिकी ऊतक देखते हैं, सूत्री विभाजन करने की क्षमता वाले जीवित कोशिकाओं का समूह। जो सूत्री विभाजन करने वाली जीवित कोशिकाओं के समूह है, उन्हीं समूहों को तो हुई अपन कोशिकाओं को, एक समान उत्पत्ति कार्य करने वाली कोशिकाओं को हुई तो अपन ऊतक बोलते हैं। तो इस प्रकार समूह विभाग, सूत्री विभाजन करने वाली क्षमता रखने वाली जीवित कोशिकाओं के समूह को अपन पादप ऊतक को विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं, जैसे कि शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतःवर्षी प्रकार के ऊतक, ये सभी विभाज्योतिकी ऊतक हैं। पौधे में सरल ऊतक देखते हैं, समरूपी कोशिकाओं का बना ऊतक, एक समान समरूपी कोशिकाओं का बना ऊतक, मृदुतक और स्थूल कोण
स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक ये सभी सरल स्थायी ऊतक हैं जो समरूपी कोशिकाओं से बने होते हैं। और जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना ऊतक जो जल भोजन का संवहन करता है। यह जटिल ऊतक है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है और जल भोजन का संवहन करता है पौधे में। पादप ऊतकों के बारे में स्लाइड में देखते हैं। ये देख चुके पौधों की संरचनात्मक इकाई है ऊतक। पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो उनकी संरचना और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। दृढ़ ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं और तना पत्तियों की सिराओं, फलों और बीजावरण में पाए जाते हैं। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके जो भी प्रचुर मात्रा में होते हैं सभी ऊतक हैं। ये ऊतकों के प्रकार यांत्रिक सहारा कार्य हैं। ऊतकों के यांत्रिक सहारा देते हैं, पौधों को मजबूती और संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं ऊतक, और आंतरिक सुरक्षा भी पौधों को प्रदान करते हैं ऊतक। पौधों के आंतरिक भागों की सुरक्षा भी पादप ऊतक करते हैं और लचीलापन भी पादप ऊतक ही पौधों को प्रदान करते हैं। पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करते हैं पादप ऊतक। नेक्स्ट, जटिल ऊतक जो कि देख रहे थे, संवहन तंत्र है ये जटिल ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, मतलब एक ही प्रकार का कार्य करते हैं जो जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को भोजन के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जटिल ऊतक के उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों ही संवहन बंडल बनाते हैं, दोनों मिलकर। ये दिख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम है। जाइलम यह वाहिनिकाएं हैं जो जल संवहन करती हैं, जल का आदान प्रदान करती है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें वाहिनिकाएं भी हैं, वाहिकाएं हैं जो खनिज परिवहन करती हैं पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जाइलम तंतु जो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं पौधे को। और जाइलम मृदुतक जो भोजन का संग्रह करते हैं पौधे में। जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम के द्वारा ही होता है। जाइलम का यह कार्य है कि जल संवहन, खनिज परिवहन, यांत्रिक सहारा और भोजन संग्रह। और ये जाइलम के अलग अलग पार्ट है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। जाइलम तंतु यांत्रिक सहारा और जाइलम मृदु तक यह भोजन संग्रह करते हैं। और फ्लोएम को देख लेते हैं। ये चालानी नलिका हैं जो भोजन का संवहन करती हैं। यह कोशिकाएं सहायक कार्य करती हैं इसी की, जिसमें फ्लोएम में सहकोशिका होती हैं जो सहायक कार्य करती हैं। फ्लोएम तंतु जो संरचनात्मक सहारा पौधे को प्रदान करता है जैसे कि जाइलम तंतु करता है। और फ्लोएम मृदुतक यह भी संग्राहक है भोजन का। पत्तियों से भोजन तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना यह फ्लोएम का काम है। फ्लोएम, एप से फ्लोएम मतलब फूड प्रकार से मैंने याद किया है। एप से फ्लोएम मतलब फूड है, यह भोजन को पहुंचाता है। चूँकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में भोजन बनता है तो यह सभी अन्नंगों में पहुंचाता है। और जाइलम जल से जाइलम, तो यह जल खनिज का परिवहन करते हैं। यह ऊतक है, दोनों ऊतक कंबाइन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। वार्षिकीय वलय और द्वितीयक वृद्धियाँ होती हैं पौधे में, देख लेते हैं। वसंत ऋतु और वार्षिक वलय। वसंत ऋतु, मोटी वाहिकाएं बनती हैं वसंत ऋतु में। अधिक रस संवहन की आवश्यकता होती है क्योंकि वसंत ऋतु में, क्योंकि इस समय पौधों के बहुत ही अनुकूल
वातावरण होता है, इसलिए बहुत अधिक रस संवहन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर मोटी वाहिकाएं बनती हैं और वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। वार्षिक वलय अर्थात रिंग को, अगर अपन पौधे की रिंग को देखें इस प्रकार से काटे तो एक अगर पौधा एक वर्ष पहले इधर था तो अगले वर्ष में वह थोड़ा सा मोटा होगा तो वह एक वलय के रूप में बढ़ेगा। इस प्रकार से इसको एक वार्षिक वलय कहेंगे। नेक्स्ट शरद ऋतु का भी देख लेते हैं। शरद ऋतु में पतली वाहिका बनती हैं। पौधों की सक्रियता शरद ऋतु में कम हो जाती है क्योंकि सूर्य का ताप अधिक नहीं मिल पाता, सूर्य अधिक मात्रा में नहीं मिल पाता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण उतना अधिक मात्रा में नहीं हो पाता। वार्षिक वलय की गणना से वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। वार्षिक वलय होंगे उसी के हिसाब से वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाएगा। इसका अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलय का अर्थात पौधे की आयु का निर्धारण करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। कॉर्क कैम्ब्रियम द्वारा बाहर की गई कॉर्क का निर्माण होता है जो सुवेरियन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। क्यूकर्स सुवर नामक पौधे से प्राप्त कॉर्क बोतलों में उपयोग होती है। जो कॉर्क है कैम्ब्रियम द्वारा बाहर की ओर प्राप्त होती है। बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण कैम्ब्रियम द्वारा पौधे की होता है और क्यूर्कस सुवन नमक पौधे से जो कॉर्क प्राप्त होती है वह बोतलों में उपयोग होती है। जैसे अपन देखते हैं आपको और कांच की बोतलों में कॉर्क लगा रहता है तरीके का, आपने यदि देखा हो ध्यान दिया हो, कांच की बोतलों में कॉर्क लगा रहता है। यह क्यूर्स सुवन नामक पौधे का होता है। द्वितीयक वृद्धि में पौधा और कॉर्क कैम्ब्रियम की सक्रियता से तने और जड़ों की मोटाई बढ़ती है। यह मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि का लक्षण यह है कि इसमें पौधा और कॉर्क कैम्ब्रियम की सक्रियता होती है जिसकी वजह से तने और जड़ों की मोटाई बढ़ती है। चलते हैं आगे। पौधों में पोषण, इसके मूल सिद्धांत देख लेते हैं। पोषण वह क्रिया है जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषक तत्व प्राप्त करता है और उसका उपयोग भोजन के स्रोत के या शरीर के घटकों के जैविक संश्लेषण के लिए करता है। स्वपोषी पोषण होता है और परपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, नीलहरित, शैवाल, कुछ अन्य जीवाणु भी इस श्रेणी में आते हैं। और परपोषी पोषण में जो जीव अपना भोजन संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे सभी जंतु, कवक और कुछ जीवाणु परपोषी पोषण में आते हैं। नेक्स्ट, आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 दीर्घ मात्रक की आवश्यकता होती है और 6 की लघु मात्रक आवश्यकता होती है। 16 टोटल होते हैं और 6 अधिक मात्रक में, 10 अधिक मात्रा में और 6 कम मात्रक में पौधे को जरूरत होती है। दीर्घ मात्रक पोषक तत्व कौन से हैं? ये हैं अधिक मात्रा में आवश्यक, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक ये 3 जे हो गए, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 3 जे हो गए, 6 हो गए। इस प्रकार से मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, लोहा, ये सभी 10 हो गए जिनको अधिक मात्रा में पौधे की आवश्यकता होती है पोषण के लिए। और लघु मात्रक देखते हैं कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, तीन के इसमें देख लेते हैं। जस्ता, तांबा और मैंगनीज। जस्ता, तांबा, मैंगनीज लघु मात्रक पोषक तत्व है और बोरॉन, माल्बिडेनम और क्लोरीन, ये सभी तीनों कम मात्रा में जरूरत होती है। और 3 दूनी 6 होगा। जस्ता, तांबा, मैंगनीज, बोरॉन, माल्बिडेनम
और क्लोरीन। और क्रांतिक तत्व भी कुछ होते हैं। क्रांतिक तत्व को देख लें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्योंकि इन इनकी मिट्टी क्योंकि इनकी मिट्टी में कमी हो जाती है और खाद के रूप में डालना आवश्यक होता है। ये भी अच्छा पॉइंट है। क्रांतिक तत्व में 3 आते हैं, नाइट्रोजन, एनपीके आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्योंकि इनकी मिट्टी में कमी हो जाती है खेती करने से, बार बार पौधे फसल लगाने से, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है डालने से ऊपरी खाद के रूप में, जैसे कि अपन डालते हैं यूरिया, डीएपी। चलते हैं आगे। प्रमुख तत्वों की भूमिका देख लेते हैं। जो तत्व हैं वो क्या कार्य करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन और कमी से वृद्धि रुक जाती है, नाइट्रोजन की कमी से वृद्धि रुक जाती है पौधे की, और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में बहुत ही आवश्यक है। फास्फोरस देख लेते हैं। फास्फोरस बीजों के निर्माण और फलों की परिपक्वता के लिए अति आवश्यक है फास्फोरस की। इसीलिए ज़रूरत जब होती है जब बीजों का निर्माण होता है, जब फास्फोरस हमारे किसान भाई डालते हैं, और फसलों की परिपक्वता के लिए फास्फोरस का यूज होता है। और नाइट्रोजन का यूज जब छोटे पौधे होते हैं तब होता है। फास्फोरस का यूज जब पौधों में बीज लगने वाले होते हैं तब होता है। पोटेशियम पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बढ़ाने के लिए, और कमी से अंगमारी जैसे रोग हो जाते हैं, अर्थात बढ़ नहीं पाते, पौधे छोटे रह जाते हैं। कैल्शियम का देख लेते हैं क्या है। कैल्शियम डीएनए और आरएनए संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट परिवहन में सहायक है। कमी से बीज नहीं बनते। कैल्शियम की कमी से बीज नहीं बनते, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। और इसमें यह डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण है कैल्शियम। कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में भी कैल्शियम की महत्वता है। और मैग्नीशियम देख लेंगे। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में संयोजन, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कमी से परिमाहीनता हो जाती है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण करता है, इसकी कमी से परिमाहीनता हो जाती है। क्लोरोफिल के संयोजन से करते प्रकाश संश्लेषण। लोहा देखते हैं। लोहा श्वसन क्रिया और क्रेब चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। कमी से क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है लोहे की कमी से। तो श्वसन की क्रिया में लोहे की बहुत ही महत्वता है। नेक्स्ट, पादप रोग और पादप तत्वों की कमी कौन कौन सी हो जाती है। धान में खैरा रोग लगता है, इसमें देखते हैं जिंक की कमी हो जाती है, तो इसमें धान में खैरा रोग लग जाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पौधा बौना रह जाता है अगर जिंक की कमी हो जाए धान में। तो मटर में मार्स रोग लग जाता है मैंगनीज की कमी से। मैंगनीज की अगर मटर में कमी हो जाए तो मार्स रोग लग जाता है और पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं मटर की। और फूल गोभी में वी फेटेल रोग हो जाता है। वी फेटेल रोग फूल गोभी में होता है। वी फेटेल इसमें मॉलविडेनम की कमी से होता है। और नाइट्रोजन मॉलविडेनम प्रभावित होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में प्रभावित हो जाता है मॉलविडियम की कमी से फूल गोभी में। और देखते हैं क्लोरोसिस रोग, जिसे अपन हरी महीनता कहेंगे। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मॉलविडिनम की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। सभी की कमी से यह क्लोरोसिस आमतौर पर फसलों में देखा जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या मॉलविडिनम की कमी से होता है। नींबू में डाईवैक रोग भी लग जाता है। कॉपर की कमी से नींबू में डाईवैक रोग लग जाता है। श्वसन एंजाइम प्रभावित हो जाते हैं नींबू के। आम में लिपिड लीफ रोग, आम में जो है लिटिल लीफ
सॉरी लिटिल लीफ रोग लग जाता है, अर्थात छोटी पत्तियाँ बड़ी नहीं हो पाती बनती। देखते हैं, जस्ता की कमी से फल का विकास नहीं हो पाता आम में, लिटिल लीफ रोग जिसे कहते हैं। आगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखें। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है जिसे जानते हैं, लेकिन पौधे सीधे नाइट्रोजन को N2 के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राकृतिक विधि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या है? जो भी लेग्यूमिनेस परिवार के पौधे होते हैं, जो भी दलहनी पौधे लेग्यूमिनेस परिवार के, उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे नाइट्रोजन का जो उपयोग पौधे कर पाते हैं। और एक और चीज, विद्युत विसर्जन विधि नई है। विद्युत विसर्जन विधि में वर्षा ऋतु में विद्युत विसर्जन से नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, अतः नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं और पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। जब वर्षा ऋतु में विद्युत विसर्जन होता है तब यह कंडीशन बनती है। और विनाइट्रीकरण से च्यूडोमोनास जैसे जीवाणु सड़े गले पौधों से नाइट्रोजन मुक्त करते हैं और पुनः वायुमंडल में चली जाती है। एक और जो प्रोसेस होती है विनाइट्रीकरण की, जिसमें च्यूडोमोनास जैसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, सड़े गले पौधों, जो सड़े गले पौधे जिनमें नाइट्रोजन होती है उनसे नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, जो पुनः वायुमंडल में हो जाती है, मुक्त हो जाती है। चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सौर ऊर्जा का ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसमें देखना है 6 CO2 और 12 H2O से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक कार्बोहाइड्रेट का अणु बनता है और 6 जल के अणु बनते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ती है, वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। पत्तियां जो है जब पौधे की रंध्रयुक्त होती हैं, छिद्रयुक्त, उनसे ग्रहण कर ली जाती है। जल जड़ों द्वारा परासरण क्रिया के द्वारा भूमि से अवशोषित कर लिया जाता है। ये दोनों चीज़ें की जो है पौधे को जरूरत की पूरी हो जाएगी तो प्रकाश जो कि सूर्य से प्रकाश प्राप्त होगा, और पर्णहरित जो कि क्लोरोफिल होता है, जिसमें पर्णहरित में हरित लवक में पाया जाता है। पर्णहरित प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है, या इसी की सहायता से प्रकाश अवशोषण कर पाते हैं पौधे, क्लोरोफिल की पर्णहरित की सहायता से। और प्रकाश दृश्य प्रकाश वर्णों में क्रिया उत्पन्न होती है। दृश्य प्रकाश वर्णों क्रिया उत्पन्न होती है, जो लाल प्रकाश सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, जैसे कि जो मालूम है वर्ण विक्षेपण से लाल प्रकाश सबसे अधिक कम से सबसे इसकी अधिक वो होती है आवृत्ति, इस वजह से कम आवृत्ति होने की वजह से इसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है, इस वजह से सबसे अधिक लाल प्रकाश प्रभावित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलते हैं पौधों में श्वसन और बाष्पोत्सर्जन देखेंगे। श्वसन क्रिया शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यही श्वसन क्रिया है। शर्करा और वसा का जो ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही अपन श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, वायवीय श्वसन क्रिया और अवायवीय श्वसन क्रिया। और वायवीय श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली कोशिका द्रव्य में होती है, जो इसको अवायवीय श्वसन क्रिया कहते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और वायवीय श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि पावर हाउस है उसका का
तो पादप की श्वसन गुणांक इस प्रकार से होता है, मुक्त CO2 अपॉन अवशोषित O2 प्रकार से वाष्प उत्सर्जन। और देख लें दोस्तों, एक मिसकंसेप्शन हमेशा रहता है कि पौधों का संश्लेषण और श्वसन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। श्वसन में तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वायवीय श्वसन में, असंश्लेषण में नहीं पड़ती, O2 की जरूरत पड़ती है और उससे O2 जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त होती है, ना कि श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया एक स्वतंत्र क्रिया है जो कि पौधों में चलती है और यह वह दिन और रात दोनों समय चलती है, जिसमें CO2 उत्सर्जित होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में ही चलती है, क्योंकि प्रकाश दिन में ही उपस्थित होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि रात में प्रकाश पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे अपन को गर्मी एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पर CO2 का उत्सर्जन होता है। यह कन्फ्यूजन बहुत ही रेयर, बहुत ही अधिक लोगों में होता है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में देखते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसमें पत्तियों के द्वारा 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं 80 से 90% और उपत्वचीय सर्जन भी पौधे में होते हैं 3 से 8%। उपत्वचा द्वारा पौधे के अन्य भागों से होते हैं और वात सर्जन भी होता है जो वात रंध्रों द्वारा होता है। और बिंदु स्राव भी होता है। बिंदु स्राव पौधों से होता है जो रात्रि में पंक्तियों के किनारे में जो यह वह ओस है, ओस के रूप में पंक्तियों के किनारों में बिंदु के रूप में बूंद जम जाती है। यह भी वाष्पोत्सर्जन का ही उदाहरण है। और एक सामान्य फैक्ट ये देख लें, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है और वृक्ष द्वारा जीवन काल में वाष्पिक जल अपने भार का 100 गुना तक होता है। यह सामान्य सा फैक्ट है कि वृक्ष द्वारा जीवन काल में जो भी वाष्पोत्सर्जन होता है वो अपने वो जितना भी भार होता है वृक्ष का उसके 100 गुना तक कर सकता है। और वृक्ष 1 से 2% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। अवशोषित जल केवल का यह भाग है। 1 से 2% जितना भी वृक्ष जल का अवशोषण करता है उसका केवल 1 से 2% ही वह उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करता है। बाकी सभी वाष्पोत्सर्जन में जो पौधे के तापमान को स्थिर रखने के लिए बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है उसमें यूज करता है। आज इसी के साथ आज के इसके साथ अपनी क्लास समाप्त होती है और पादप का पन्ना सभी कॉन्सेप्ट से पढ़ लिए हैं। अब इसके हम कुछ MCQ लगा लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, PYQ भी लगा लेंगे। इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को यूट्यूब में अच्छा एंगेजमेंट दिलाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट भी करें दोस्तों। धन्यवाद सभी का।